आपके साथ साहिल केरनी कुछ डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर प्रतिक्रिया सामने आई है जिसमें उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कहा है कि उनके हाथों में कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री उमर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि वे हमेशा कहते आए हैं कि जब तक जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता तब तक जम्मू कश्मीर में सरकार असहाय ही रहेगी। राज्य का दर्जा बहाल करना ही इस मुद्दे का एकमात्र समाधान है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी हुकूमत की बेबसी का इजहार किया है। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने हुकूमत की बेबसी का इजहार किया है और इवन उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास टूरिज्म का पोर्टफोलियो है, लेकिन अगर कहीं इनपुट्स आते हैं गवर्नमेंट के पास कि किसी जगह को, किसी डेस्टिनेशन को क्लोज करना है, तो उमर अब्दुल्ला को उस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। मेरे साथ है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा साहब, इनसे बात करेंगे। कर्रा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। किस तरह से आप उमर अब्दुल्ला के इस बयान को देखते हैं, बेबसी का जो इन्होंने इजहार किया है, क्या कहेंगे? देखिए, उमर साहब ने अपने मुतल्लक या अपनी बेबसी के मुतल्लक जो कुछ कहा है, मैं तो उस पर कुछ नहीं कहूँगा। अलबत्ता जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, हम तो रोज अव्वल से इसी चीज़ के ऊपर जो है प्रेस करते आए हैं, चाहे इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, सरकार बनने के बाद। मेरा स्टैंड बार बार यही हमने बार बार दोहराया है कि ये ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम जो है, ये जम्मू कश्मीर के वास्ते ठीक नहीं है। इसकी फर्स्ट कैजुअलिटी जो होती है वो यहाँ की गरीब आवाम है। और जिस तरीके से सरकार चल रही है, कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड जो है, उस तरीके से ये इलेक्शंस जो हुए हैं ये भी बेमाने साबित हो जाएंगे। मैंने ये बात भी कही कि जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने वोट दिए, खुल के निकले, वोट डाले, एक उम्मीद थी उनको कि जो पिछले 10 साल से हमारी मुश्किलात, परेशानियां पाइल अप हो रही हैं, कम से कम उनका कुछ अजाला होगा। आज अब लोगों में ये एक फीलिंग हो रही है, सिनिसिज्म पैदा हो रहा है कि हमने ये वोट डाला तो किस वास्ते डाला, कोई काम हो नहीं रहा है। बजट पास हुआ, अभी तक भी डिपार्टमेंट्स में को जो है, जो एलोकेशंस हैं वो उनको ट्रांसफर नहीं हुई हैं। फंड्स की न होने की वजह से बेबसी है इवन ऑफिसर्स में, डिपार्टमेंट्स में, कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हमने भी कल अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के रिलेटेड रिव्यू मीटिंग ली सरकार की, तो उनके ऑफिसर्स में भी बेबसी। वो कहते हैं साहब हम करें तो करें क्या। यहाँ उमर साहब ने ये भी कहा है कि ऑफिसर्स के साथ जब उनके मामला थे वहाँ पे भी वो बेबस है क्योंकि ट्रांसफर का डंडा उनके ऊपर है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, दैट इज आउटकम ऑफ द ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम, एंड ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम इज द आउटकम ऑफ नॉट हैविंग स्टेटहुड। नायब तहसीलदार के पदों को भरने के लिए उर्दू भाषा का ज्ञान अनिवार्य होने के फैसले को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासत गर्मा गई है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ जहां भाजपा सड़कों पर उतर आई है, वहीं उमर सरकार की सहयोगी कांग्रेस ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। इस पूरे मामले पर हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता रविंद्र शर्मा से खास बातचीत की है। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ कहना है उनका। नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट निकलने के बाद इस समय सियासत गर्म हो चुकी है। उर्दू जो कि कंपलसरी कर दिया गया है नायब तहसीलदार की पोस्ट में, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। और इसी के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पत्र भी लिखा गया है और ये कहा गया है कि इस पर जो है वो संज्ञान लिया जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं जम्मू सभा के युवाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इसको लेकर? देखिए, डे वन से हमारे अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा साहब ने कह दिया था कि जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उन सब में वो उसमें होनी चाहिए। जब उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज थी जम्मू कश्मीर की, तब भी आपको याद होगा कि हमारी कोलिशन सरकार थी और रमन भल्ला जी हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर थे और कुछ नायब तहसीलदार की सिलेक्शन हुई थी, उसमें था उर्दू, नॉलेज ऑफ उर्दू। तो अपॉइंटमेंट के वक्त कुछ विवाद हुआ था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया कि भाई नॉलेज ऑफ उर्दू काफी है और उसकी बुनियाद पे वो लोग अपॉइंट हुए थे। आज तो बात नहीं, आज ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं उसमें हिंदी है, डोगरी है, कश्मीरी है,
उर्दू है, वो सब लैंग्वेजेस में होना चाहिए। जब रेवेन्यू रिकॉर्ड ट्रांसलेट हो रहा है इंग्लिश और हिंदी में, वो ज़रूरी भी है। वकील हों और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उर्दू के नॉलेज ना होने से मुश्किल आती थी। यही बात लीडर ऑफ ओपोजिशन ने अपने पत्र में भी लिखा है कि कई सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, तो क्यों भेदभाव, क्यों यहाँ ये पर? बात लीडर ऑपोजिशन की नहीं है, सियासत की ये बात ही कोई नहीं है। ये युवाओं के इंसाफ और अधिकार की बात है। आज ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो भी हैं उनमें से ऐसा प्रक्रिया होनी चाहिए कि जो एक भी लैंग्वेज में जानता है वो उसमें पास करे। ये तो कहीं किसी जगह पे कोई गलती हुई है, क्या हुआ, किसने किया है, क्योंकि यहाँ ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन चलती है। कुछ आदि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ज्यादा चला रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं हमारी गलती नहीं है। तो ये किसने किया, क्या किया, किस तरीके से, इसलिए ये रेक्टिफाई होना चाहिए। इसमें सियासत की बात ही कोई नहीं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ कुछ बड़ी संख्या में लोग तो उर्दू जानने वाले हैं, लेकिन एक काफी संख्या जो हिंदी जाने, उर्दू ना जानने वाले भी हैं। इसलिए ऐसा कोई नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जब सियासत थी, मैंने आपको मिसाल दे दी कि नायब तहसीलदार के अपॉइंटमेंट के वक्त ये मुद्दा उठा था। तमाम ऑफिशियल लैंग्वेजेस और खास करके जो चूंकि इंग्लिश और हिंदी में रिकॉर्ड ट्रांसलेट हो रहा है, क्योंकि पहले तो रेवेन्यू रिकॉर्ड ज्यादातर, इसमें कोई शक नहीं, स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू हो, अच्छी बात है, लेकिन यह है कि इसका मतलब नहीं कि उसकी मैंडेटरी करके आप फेल कर। हीरानगर के उपजिला अस्पताल में जल्द ही ट्रॉमा सेंटर बनने जा रहा है। इसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है, जो अंतिम दौर में है। करीब 12 करोड़ की लागत से इस उपजिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा, जिससे करीब 2 लाख आबादी को फायदा होगा। इसके साथ ही नेशनल हाईवे पर होने वाले सड़क हादसों में घायलों के इलाज में भी मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा इलाका होने के कारण सीमा पर फायरिंग के चलते इस ट्रॉमा सेंटर को हीरानगर में बनाया जाना अति आवश्यक था। हीरानगर के उपजिला अस्पताल में जल्दी ट्रॉमा सेंटर बनने जा रहा है। इसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है, जो अंतिम दौर में है। करीब 12 करोड़ की लागत से इस उपजिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा, जिससे करीब 2 लाख की आबादी को फायदा साफ तौर पर होगा। और इसके साथ ही नेशनल हाईवे पर होने वाले सड़क हादसों में घायलों के इलाज में भी मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा इलाका होने के कारण सीमा पर फायरिंग के चलते इस ट्रॉमा सेंटर को हीरानगर में बनाया जाना अति आवश्यक था। और आवश्यक इसलिए था क्योंकि जब ट्रॉमा सेंटर बनेगा तो आधुनिक सुविधाएं जो हैं वह वहां पर मरीजों को मिल सकेंगी। सबसे अहम बात आ जाती है जब सीटी स्कैन की बात आती है, ऑपरेशन थिएटर की बात आती है, आईसीयू की बात आती है, तो उस तरीके से जब ये डीपीआर की तैयार हो चुकी है और 12 करोड़ की लागत से ये उपजिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर बनेगा, और जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो एक बड़ी सुविधा हीरानगर के लोगों को मिलेगी। और खासतौर पर जिस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के साथ सटा हुआ इलाका है, तो वहाँ पर भी काफ़ी सहूलियत जो है इस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर मिलने के बाद हो जाएगी। तो एक बड़ी अच्छी खबर है। रुक करेंगे, हमारे साथ रंजीव मेहता जुड़ चुके हैं। रंजीव, जिस तरह से साफ तौर पर एक ट्रॉमा सेंटर जब तैयार हो जाएगा तो कितना सहूलियत जो है वहां के लोगों को मिलेगी? देखिए साहिल, मैं बताऊं कि यहाँ पर हीरानगर उपजिला अस्पताल जो है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर काफी सारी सुविधाएं पहले से मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद जब भी कोई इमरजेंसी नेचर का, या कोई किसी हादसा हो, या कोई फायरिंग के दौरान कोई घायलों की बात हो, तो जो मरीज है उसको रेफर करना पड़ता था जीएमसी जम्मू या जीएमसी कठुआ। तो उसी को देखते हुए सरकार की तरफ से विधायक, हीरानगर के विधायक एडवोकेट विजय शर्मा की तरफ से जो बताया गया कि फाइनेंशियल बजट से जो 30 करोड़ हीरानगर मिला है, उनसे 12 करोड़ रुपया अस्पताल में एक ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए रखा गया है, जिसके लिए डीपीआर जो है वो तैयार की जा रही है, जिसकी जानकारी डीसी कठुआ डॉक्टर राकेश मिनास ने कल सीआरएस के तहत जो 2 एम्बुलेंसें दी, उसके दौरान ये अपने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी थी। तो इसमें ये है कि हीरानगर में एक ट्रॉमा सेंटर में आधुनिक सुख सुविधाओं के तहत एक ऑपरेशन थिएटर, एक इमरजेंसी वार्ड, और उसके साथ जितनी भी ट्रॉमा सेंटर में फैसिलिटीज होती है एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग के अलावा अन्य सुविधाएं जो है वो जल्द मिलने लगेंगी। ओपीडी ब्लॉक बनने वाला है, क्योंकि ओपीडी ब्लॉक जो है वो काफी पुराना है, वो बिल्डिंग जो है वो अनसेफ डिक्लेयर है। लेकिन आज भी लोग तस्वीरों में साफ देख रहे हैं
कि लोग वहां पर आकर अपना इलाज करवाने के लिए डॉक्टरों से जांच करवा रहे हैं। तो इस तरह से ट्रॉमा सेंटर एक पुरानी और बड़ी देर की मांग थी हीरानगर कस्बे के लिए, क्योंकि 2 लाख की आबादी पर ये निर्भर है पूरे सब डिवीजन का एकमात्र जो CHC हीरानगर का है। तो इसके लिए जहां से बॉर्डर का इलाका पड़ता है, बॉर्डर हमेशा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है वो काफी सेंसिटिव रहता है। पिछले दिनों आतंकी घटनाओं को लेकर जब हुए थे जवान, उनको भी यहाँ पर लाया गया था, लेकिन उनको नहीं बचाया गया था, क्योंकि अगर आधुनिक सुविधाएं होती तो हो सकता है उनकी जान बच जाती। तो इस तरह हाईवे है, रोजाना एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, काफी सड़क हादसे के घायल लोग जहाँ पे आते हैं उनको भी रेफर करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो सुविधाएं जो है वो होना लाजमी था। लोगों ने हर स्तर पर इस मांग को उठाया और बिल्कुल लोगों ने मांग को उठाया। उसके बाद अब एक बड़ी सौगात जो है वो मिली है हीरानगर वासियों को, जिससे कि काफी लाभ होगा, 2 लाख की आबादी को वो लाभ होगा। पर क्या इसके बारे में कोई जानकारी है कि ट्रॉमा सेंटर में क्या क्या सुविधाएं जो है वो मिलेंगी? क्योंकि अक्सर ट्रॉमा सेंटर के अंदर ICU भी होते हैं, साथ में CT स्कैन भी होगा, उसके साथ साथ आधुनिक सुविधा जो है वो पूरे तरीके से मिलती है, भवन जो है उसको बड़ा किया जाता है। तो क्या क्या सुविधाएं वहां पे मिलेंगी? देखिए, सुविधाओं की बात को लेकर मैं बताऊं कि यहाँ पर एक OPD सेंटर बनना है, उसमें एक आधुनिक इमरजेंसी वार्ड और ट्रॉमा सेंटर के अंदर जो ICU होता है वो बनेगा, और अन्य जो सुविधाएं हैं जैसे आर्थो के लिए जो डॉक्टर है वो तो एक परमानेंट डॉक्टर मिलेगा। आर्थो की सारी सुविधाएं वहाँ पे, क्योंकि जब भी हड्डी टूटती है किसी भी हादसे में तो उसके लिए शिफ्ट किया जाता था मरीज को, लेकिन अब सब सुविधाएं यहाँ मिलने लगेगी, जिसके लिए DPR जो है वो अंतिम दौर में है। अगले कुछ दिनों में DPR बनकर तैयार हो जाएगी, उसके बाद इसकी टेंडर जो है वो कॉल किए जाएंगे और उसके बाद काम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो लगता है आने वाले 1-2 साल के अंदर ये ट्रॉमा सेंटर पूरी तरह से यहाँ पे काम करने लगेगा। इसका सारा श्रेय जो है वो हीरानगर के विधायक डॉक्टर एडवोकेट विजय शर्मा, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों भी दौरा किया था स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ। इस इलाके की बात करूं तो ये अस्पताल में आए थे, बड़े अधिकारी आए थे स्वास्थ्य विभाग के, और उन्होंने जहां पर पूरा जायजा लिया था और उससे उनके साथ बैठकर इस ट्रॉमा सेंटर की चर्चा जो की थी, अब वो जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। लगता है कि इसकी कवायद जो है अब शुरू हो चुकी है, लोगों को जल्द ही ट्रॉमा सेंटर की बिल्कुल रंजीव, क्या इसमें ऑपरेशन थिएटर जो है वो भी 24 घंटे जो है वो काम करेगा? क्या इस तरह की सुविधा जो है वो भी मिलेगी? देखिए, ट्रॉमा सेंटर के अंतर्गत जो भी सुविधाएं होती है उसके मुताबिक जो उसका ऑपरेशन ठीक है, उसके मुताबिक हर एक सुविधा मिलेगी। क्या लोगों की क्या प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है? किस तरह का उत्साह लोगों में है वहां पे? देखिए, लोगों की बात करूं, क्योंकि काफी पुरानी मांग थी, दशकों से लोग इस चीज की मांग कर रहे थे, क्योंकि रेफरल अस्पताल बन गया था हीरानगर का उपजिला अस्पताल। तो लोगों ने इससे निजात दिलाने के लिए जो ट्रॉमा सेंटर काफी हद तक मदद करेगा, लोगों का इलाज यहीं पर हो जाएगा, तो लोगों को काफी सहूलियत होगी। काफी पसमानदा इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, बिल्कुल दूर के इलाके पड़ते हैं, और ट्रॉमा सेंटर बनने से एक बड़ी सुविधा जरूर मिलेगी लोगों को वहां की। धन्यवाद तो बहुत बहुत आपका जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरीके से एक ट्रॉमा सेंटर मिलने जा रहा है 12 करोड़ की लागत से तैयार होगा, तो एक बड़ी सुविधा हीरानगर वासियों को। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं डोडा की। डोडा लिए चलते हैं। डोडा जिले के भाला ब्लॉक के सिंद्रा गांव के लोग एक अजीबोगरीब समस्या से जूझ रहे हैं। इस गांव के रहने वाले लोगों के घरों में नल तो लगे हुए हैं, लेकिन पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। आलम यह है कि इस गांव में पानी का एकमात्र चश्मा भी सूखने लगा है, जिससे लोग पीने के पानी के लिए दर बदर होकर रह गए हैं। इस चश्मे में बचा कुचा पानी भरने के लिए दिन भर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं, जिन्हें डर है कि चश्मा पूरी तरह सूखने पर वो पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हो जाएंगे। साफ तौर पर जिस तरीके से डोडा में एक गांव ऐसा जहां पर चश्मा भी सूखने लगा है और नल तो लगे पर उसमें जल नहीं पहुंचा। डोडा जिला के भाला ब्लॉक के सिंद्रा गांव के लोग एक अजीबोगरीब समस्या से जूझ रहे हैं। इस गांव के रहने वाले लोगों के घरों में नल तो लगे हुए हैं, लेकिन पानी की सप्लाई नहीं हो रही। आलम यह है कि इस गांव में पानी का एकमात्र चश्मा भी सूखने लगा है, जिससे लोग पानी भरते हैं और उसके बाद अब इस चश्मे में बचा कुचा पानी भरने के लिए दिन भर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं, जिन्हें डर है कि चश्मा पूरी तरह सूखने पर वो पानी की एक बूंद को तरस जाएंगे। साफ तौर पर हर घर नल योजना तो सरकार ने चलाई और वहां पर पानी नहीं। विकास मिन्हास हमारा जुड़ चुके हैं। विकास, किस तरह देख रहे हैं वहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही हैं और लोग किस
तरह इस गर्मी के अंदर भी पानी के लिए तरस रहे हैं और प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं? देखिए साहिल, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट का सिंदरा गांव है जहाँ पर तहसील भाला के अंदर आता है और जहाँ पर लगभग 150 से ज्यादा घर हैं काफी पानी की किल्लत कर रही है और उन लोगों को अपने नजदीकी किसी चश्मे से पानी जो है लाना पड़ रहा है और वो पानी भी जो है इतने लोग हैं कि वो पानी भी खत्म हो जाता है। अब वहां पर नंबर वाइज या फिर सुबह ही तमाम लोगों की लंबी लंबी लाइन जो है सुबह 5 या 6 बजे वहां पर लग जाती है। जो पाइपें इनके गांव के लिए लगी थी जिसमें पानी आता था, उस जगह पर भी पानी जाने के कारण अब इनके गांव तक वो पानी भी नहीं पहुंच रहा। जो लोकल चश्मा था, लोकल चश्मे के सहारे लोग जो है अभी पानी वहां से ला रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को काफी दिक्कत महसूस हो रही है और पानी के बिना रहना काफी मुश्किल है क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और इसके कारण जितने भी चश्मे या जहाँ पर पानी निकलता था उन जगहों पर पानी जो है सूख रहा है और इसके कारण यहाँ के लोगों को काफी दिक्कत महसूस करनी पड़ रही है, काफी चीजें हो रही है। विकास, वहां पर प्रशासन की बात निकल के सामने आई है, कोई प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है क्या? उनसे बात कोई हुई है? इस बारे में जानकारी ली गई कि किस तरह से जो है लोगों की मुश्किलात का हल निकाला जाए? पानी नलों में क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, क्यों सूखा जा रहा है? देखिए, लगातार एनवायरनमेंट पर इफेक्ट पड़ना या यहाँ पर सर्दियों के महीने में काफी बारिश या बर्फबारी होती थी पहले कई सालों से और उसके बाद जो है ये चश्मे काफी ज्यादा पानी यहाँ के लोगों को देते थे, लेकिन इस बार कम बर्फबारी होने के कारण ये तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिली जहाँ पर ठीक है विकास, लोगों को पानी नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर निर्भर वहाँ के लोग हैं, पर जहाँ पे हर घर नल की योजना चलाई गई और वहाँ पर अगर जल ना मिले तो वो एक बड़ी मुश्किल है लोगों के लिए, तो उसका हल किस तरह से ढूंढा जा रहा है? क्या पीएचई विभाग इसमें हरकत में आया है? देखिए, वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अब जो नेता है इनके जो है इस तरह का आश्वासन दिया है कि इन्हें जो है पानी जो है लिफ्ट किया जाएगा और यहाँ पर पहुंचाया जाएगा या फिर जो लिफ्ट कराया जाएगा तो हफ्ते में एक बार जो है दिया जाएगा। तो अब देखना होगा कब तक ये चीजें होंगी क्योंकि लगभग 500 से ज्यादा लोग जो है 150 घरों में रहते हैं और इस तरह से साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल जाना होता है या फिर हम बिना नहाए काफी दिन बनते हैं, ये तमाम चीजें क्योंकि पानी हर चीज के लिए लगता है और घर की काफी सारी चीजों के लिए जहाँ पर क्या फिर वाहन नहाना हो, ये तमाम चीजें और गर्मियों के दिन चल रहे हैं। तो अब देखना होगा यहाँ का पीएचई विभाग किस तरह से इस पर देखता है या फिर नेता ने जिस तरह से इनको आश्वासन दिया है कब तक वो भी करते हैं सब चीजें। धन्यवाद विकास पूरी जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरीके से साफ तौर पर एक मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, पर पीएचई विभाग को यहाँ पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बढ़ते आगे रामनगर ले चलते हैं। रामनगर के वार्ड नंबर 12 के प्राचीन शिव मंदिर में सैकड़ों साल पुरानी बावड़ी में बीते कुछ दिनों से गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी भी सूख गया है। बावड़ी में पानी ना आने से उन परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो पीने के पानी की ज़रूरतों के लिए इस जल स्रोत पर निर्भर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ लोग इस पवित्र बावड़ी में कपड़े धोने लगे हैं जो यहाँ वर्जित है। इससे न केवल पानी दूषित हुआ बल्कि इस अपवित्रता के कारण जलधारा भी बंद हो गई। मंदिर समिति ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि इस पवित्र बावड़ी का सम्मान करें और यहाँ कपड़े ना धोएं। मेरा अभी जितनी एज हो चुकी है 38 मेरी एज है, तो तब से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पानी की कभी दिक्कत नहीं हुई आज तक। मीन्स की बड़ी गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने के बावजूद भी यहाँ पे इतना पानी रहता था कि पूरा का पूरा रामनगर यहाँ से पानी लेके जाता है। यहाँ पे मॉर्निंग में 4 बजे स्टार्ट लोग होते हैं नहाना धोना पानी लेना, और लगभग कल भी हमने देखा रात को 12 बजे तक यहाँ पे लोग पानी लेके जा रहे थे। तो यहाँ पे एक काफी और भी प्राचीन बोली है बिंद्रावन में है, लेकिन वो काफी दूर पड़ती है, वहां पे रोड भी नहीं है, तो उस वजह से वहां पे पानी तो बहुत ज्यादा है और काफी अच्छा पानी है, लेकिन वहां पे लोग जाते नहीं है क्योंकि पैदल है वहां पे
तो अगर वहां पे भी रोड बनती है तो लगभग जो मेन मार्केट है वो सारी की सारी कवर हो जाएगी। अभी तो पूरा मेन बाजार यहाँ पे आता है, इवन कि लोग गाड़ियां लेके छोटी ट्रॉलियां लेके यहाँ पे आते हैं, पूरे पूरे मोहल्ले यहाँ पे आते हैं पानी लेने के लिए। और फर्स्ट टाइम ये देखा कि चलो माना कि गर्मी भी बहुत है, लेकिन मेन मुद्दा तो यही है कि यहाँ पे कपड़े धोना अगर बंद कर दे तो कम से कम सबको पीने के लिए पानी आराम से यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम भी इधर आए थे, लेकिन देखा गया कि यहाँ पर स्थानीय लोग इकट्ठे हुए हैं। पूछा क्या बात होगी, बोलते हैं पानी तो ठीक चल रहा था लेकिन बंद हो गया है। तो इधर प्राचीन शिव मंदिर है, साथ में ही लोग जहाँ पर आते हैं आसपास से जो कपड़े वगैरह धोते हैं, तो उसकी वजह से भगवान जी का मंदिर है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पर जो है पानी बंद होने का कारण यही है कि लोग यहाँ पर आते हैं, गंदगी फैलाते हैं। इसी की वजह से जो धार्मिक स्थल है जहाँ पर सिर्फ पानी पीने के लिए यूज होना चाहिए, लेकिन लोग जो बीच में गलत करते हैं उनसे हमारी यही अपील है कि कृपया जो पानी पीने लायक है उसे पीने के लिए इस्तेमाल करें। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि जो लोग संयम से रहें और थोड़ा सफाई भी रखें जहाँ, और पानी का दुरुपयोग नहीं करें। अब रफ्तार नहीं पड़ने से पानी थोड़ा कम हुआ और हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि थोड़ा सा पानी आने लगा है, इसलिए सबसे ये प्रार्थना है कि संयम से बरतें। और हमने भगवान से प्रार्थना भी किया कि हमारा थोड़ा पानी छोड़ दीजिए और थोड़े दिन तो पानी है संयम से। आरसपुरा क्षेत्र के ममका गांव से लेकर कोटली मियां फतेह सड़क की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि यह सड़क ममका से मीरा साहिब होते हुए जम्मू से जुड़ती है, लेकिन पिछले लंबे समय से इस पर कोई मरम्मत कार्य नहीं हुआ है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिससे आए दिन सड़क हादसों का खतरा बना रहता है। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और वाहन चालकों को विशेष रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने संबंधित विभाग और प्रशासन से जल्द इसकी मरम्मत करवाने की मांग की है, ताकि लोगों की कीमती जानों को कोई नुकसान ना हो। ममके से लेके कोटली तक इतना खस्ता हालत है रोड की कि लोग चल भी नहीं सकते, पैदल भी नहीं चल सकते। और बच्चे जो गाड़ियाँ लेके जाते हैं उनका बुरा हाल है, बहुत बुरी हालत है। हम चाहते जो फैक्ट्री में जो लोग जाते हैं, कई बेचारे को रास्ते में वापस आना पड़ता है, चोट लग जाती है क्योंकि इतना पत्थर है, इतनी बुरे बैना गाड़ शीं चाक जाके इतने देखो कितने खड्डे पड़े हुए हैं। कोई बेचारा गाड़ी लेके जा रहा है वो भी परेशान है, जो भी लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान। हम चाहते हैं MLA साहब से कि इस रोड की सुध ली जाए और ये रोड जल्दी से इसको काम शुरू करें। और जून जुलाई में बोल रहे थे काम शुरू कर, अभी तक कोई काम नहीं शुरू हुआ। आगे बारिश आई नहीं, बारिश में तो काम होना नहीं है, लोग को तो पढ़ने नहीं है। यही टाइम है कि इसको जल्दी मुकम्मल किया जाए। सर अपना मौके लिए अपने कोटली मियां फतेह तक रोड है ਜਿਹੜਾ बहुत हादसा होती है रोड की। इन्नी पहला आखते जून महीने पई जानी लुक, हूँ जून महीना भी अद्धा लंघी है। अपना मीरा साहब तक रोड लगता है, अपना कोटली मियां फतेह मौके तक लिए कोटली मियां लिंक लगता है, मीरा साहब जम्मू तक जाता है। इतने इन्नी हस्ता बिल्कुल रोड इन्ना खराब ना, कोई बरखा पौंदी है अगर खड्डा होंदा कोई पता लगता नहीं रोड है जां के है। एक्सीडेंट इन्ने होंदे ने। गौरमेंट अगे अपील की जाए भला रोड जल्दी को जल्दी क्लीयर होनी चाहिए। अगे बारिशां बरसात आने वाली, अगे जिमीदारें बेचारे लंघना होंदा है, कोई फैक्ट्री जा दा, कोई डिप्टी जा दा, कोई पता लगता नहीं। बिल्कुल रोड की बिल्कुल बेहालत होई दी है। तो गौरमेंट अगे अपील की जाए भला ये रोड जल्दी को जल्दी बनना चाहिए। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।